नमस्कार साथियों, वेलकम। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन पर। दिनांक 22 जुलाई 2025 के करंट अफेयर्स लेकर के मैं घनश्याम शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में। तो जो सफर हमने 2017 में शुरू किया था उसको फिर से हमने पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है। जानते हैं वे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने उस समय हमारे करंट पढ़े और कैसे बड़ी मात्रा में प्रश्नों की बौछार परीक्षा में उनको देखने को मिली। आप भी अगर एसआई और आरएस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो हमारे ये करंट अफेयर्स आपके लिए संजीवनी साबित होंगे, क्योंकि एक एक करंट अफेयर्स को चुन करके लाया जाता है खुद उनके द्वारा जो पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बैक हैंड में कोई टीम काम कर रही है, नहीं, हम अपने समय को दे रहे हैं जिससे कि हम आपको सबसे बेहतरीन दे सकें। तो आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर बात करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के इस सेशन की, ईश्वर का नाम लेते हुए। और बस आपको अपने 30 मिनट रोज मुझे देने हैं और उसके बदले में मैं आपको आपके 15 नंबर का जो पोर्शन है ना, वो गारंटी के साथ पूरा तैयार करवाने की कोशिश करने वाला हूं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आरएस जंक्शन पे आपकी तैयारी में मदद करने के लिए कुछ कोर्सेज हमारे छोटे मोटे हैं। हम कोई बहुत बड़े कोर्सेज आपको नहीं दे रहे हैं। हम कहेंगे कि आप छोटी छोटी चीजों से शुरुआत कर सकते हैं, जैसे हमारा राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का कोर्स, ठीक है। इसी तरह से आपके लिए हमारा पीवाईक्यू का जो पेपर का कोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आरपीएससी क्या पूछ रही है, कैसे पूछ रही है, अब हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको आप यहां तैयार कर सकते हैं। केवल 200 नंबर का 200 रुपए का ये कोर्स है। तो ये आपको हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। एक बार जाइए जरूर, वहां पर आप जो है डेमो देख सकते हैं। डेमो देख करके देखिए और फिर तय कीजिए कि आपको क्या करना है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। जयपुर टूरिज्म के सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान रखता है और बड़ी मात्रा में सैलानी हमारे यहाँ आते हैं। और इसी क्रम में हाल ही में जयपुर को विश्व के 5 सबसे बेहतरीन टूरिस्ट जो शहर हैं उनके रूप में चयनित किया गया है। तो ट्रेवल लेजर प्लस जो पत्रिका है उसके द्वारा हमें चयनित किया गया है दुनिया की टॉप 5 सिटीज में। चलिए इस पर थोड़ा सा विस्तार में हम बात करते हैं, समझते हैं इसको। तो गुलाबी नगरी जयपुर, जो कि विश्व विख्यात है अपने त्योहारों के लिए, अपनी हवेलियों के लिए, अपने जो आर्किटेक्चर है उसके लिए, और बहुत सा जो पर्यटन स्थल आसपास के क्षेत्र में है उनके लिए। और इसीलिए जयपुर ने दुनिया के टॉप 10 पर्यटन स्थलों की सूची में 5वां स्थान प्राप्त किया वर्ल्ड लेवल पर, और एशिया में हम रहे हैं 4थे स्थान पे। तो कई बार कंफ्यूजन में हम रह जाते हैं, पूछा क्या, अगर वर्ल्ड पे पूछे तो 5वें पे हैं, और अगर एशिया के लेवल पर पूछे तो हम 4थे स्थान पर है, ये हमको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल ट्रेवल मैगजीन ट्रेवल प्लस लीजर, क्या नाम है, ट्रेवल प्लस लीजर, इस मैगजीन की तरफ से सर्वे कराया गया है जिसमें जयपुर को 91.33 स्कोर मिला है। स्कोर भी याद करना है क्योंकि सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन में आपको सीधा स्कोर भी पूछेगा। यह सूची 2025 के वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड सर्वे में प्रकाशित हुई है। जयपुर को जरूर देखने लायक शहर के रूप में बताया गया है। तो क्या, जरूर देखने लायक शहर, ठीक है, क्या, जरूर देखने लायक शहर, मस्ट सी सिटी, इस रूप में इसको बताया गया है। अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर कौन रहा, सैन मिगेल डे अलेंदे मैक्सिको। इसी तरह से थाईलैंड का चियांग माई ये सेकंड स्थान पर रहा है। जापान का टोक्यो तीसरे स्थान पर, और बैंकॉक थाईलैंड का जो है वो 4थे स्थान पर रहा है। बैंकॉक तो काफी लोग घूमने जाते हैं, मतलब अगर भारतीय कहीं पर घूमने जा रहा है विदेश में तो सबसे सस्ता और सबसे नजदीकी जो स्थान है वो आपका बैंकॉक ही होता है, जो सबसे ज्यादा फेवरेट स्थान भी हम मान सकते हैं हमारे टूरिस्ट जो है यहां से जाते हैं उनके लिए। तो ये हो गई हमारे इस ट्रेवल प्लस लेजर पत्रिका के इस रिजल्ट की, जिसमें हम टॉप 5 सिटीज के अंदर आए हैं। अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। जिन्हें आप देख रहे हैं वे हैं राजस्थान की बेटी डॉक्टर अनुपमा, और इनको हाल ही में डेंटल जो इंडियन डेंटिस्ट एसोसिएशन है उसके द्वारा नारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये नारी अवार्ड क्या है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इंडियन डेंटल एसोसिएशन जो है इसके द्वारा महिलाओं की ओरल हेल्थ को लेकर के एक अभया कैंपेन शुरू किया गया है। क्या नाम है, अभया कैंपेन, याद कीजिए, अभया कैंपेन शुरू किया गया है। ओरल हेल्थ अर्थात हमारे जो माउथ से संबंधित जो हेल्थ है उसको लेकर के ये शुरू किया गया है। और इसके तहत जयपुर की जो डॉक्टर अनुपमा सोनी है इनको नेशनल आरोग्य इम्पैक्ट
अवार्ड जो है वो यहां पर दिया गया है, जिसको हमने नाम दिया है NARI। ठीक है, तो नेशनल आरोग्य इंपैक्ट, NARI, नारी, नारी नाम से इस अवार्ड को नाम दिया गया है, नेशनल आरोग्य इंपैक्ट। नेशनल आरोग्य इंपैक्ट अवार्ड के अलावा उनको एम्बेसडर ऑफ द ईयर भी घोषित किया गया है। मतलब पहली बार ये अवार्ड शुरू किया गया और उसमें भी ये अवार्ड हमारे जयपुर को मिला है। ये अवार्ड उन्हें समुदाय में महिलाओं की ओरल हेल्थ और हाइजीन को लेकर के जो उन्होंने काम किया है, जागरूकता अभियान चलाए हैं, लोगों में अवेयरनेस फैलाई है और उनको किस तरह से हाइजीन मेंटेन करना चाहिए उसकी जानकारी दी है, उसको लेकर के दिया गया है। डॉक्टर सोनी को यह सम्मान 19 जुलाई 2025 को मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे डॉक्टर अनुपमा सोनी, जयपुर की हैं। पहले भी इनको कई बार जो है अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है और अब ये यहां पर प्रश्न योग्य बन गई हैं। आपको आगामी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जयपुर की शिक्षा जैन है जिनको अंडर 15 गर्ल्स कैटेगरी में खिताब मिला। तो गुरुग्राम अर्थात हरियाणा का जो गुड़गांव है जिसको हम पहले बोलते थे, उसमें एक एनसीआर कप 2025 प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। मैं ये प्रश्न क्यों करा रहा हूं, आप सोचोगे सर नेशनल लेवल के प्रश्न आप करा रहे हो। भाई आप पेपर उठा के देखो। अब मैं आपको क्या है कि जल्दी ही जो हमारे करंट अफेयर्स के जो 2025 में पेपर हुए हैं, जितने भी पेपर हुए हैं उनके रुक रुक के एक एक के जो है ना सॉल्यूशन ला रहा हूं मैं आपके सामने। तो उनको हम देखेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई मान लो जून में एग्जाम हो रहा है तो फिर क्वेश्चन कब तक के पूछे जा रहे हैं, ठीक है, किस महीने से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा आपको यही RS जंक्शन पे फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत ही क्वालिटी के साथ में। तो आप बस सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ हमारे साथ ताकि आपको सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स मिले, आपकी एग्जाम की तैयारी में एक भी कमी ना रहे जिससे कि आपको कहीं बाद में पछताना पड़े। वही प्रयास हम यहाँ करने वाले हैं। तो इस तरह के प्रश्न मैंने देखे कि नेशनल लेवल पर जो भी कोई जीत रहा है राजस्थान से, उनके भी प्रश्न आ रहे हैं। तो यहाँ पर नेशनल लेवल पर यह प्रतियोगिता आयोजित हुई थी जिसमें जयपुर की 14 साल की खिलाड़ी है शिक्षा जैन, उन्होंने अंडर 15 गर्ल्स कैटेगरी में खिताब जीता और अंडर 23 कैटेगरी में ये उपविजेता रही है। टूर्नामेंट दिल्ली गोल्फ सोसाइटी की ओर से गोल्डन ग्रीन्स क्लब में आयोजित किया गया था जिसमें 100 से ज्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट वर्ल्ड अमेच्योर गोल्फ रैंकिंग से मान्यता प्राप्त है, ठीक है, और इसमें कोई भी प्रदर्शन अगर करेगा तो उसकी अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग जो है वो सुधार करती हुई दिखाई देगी। शिक्षा जैन ने अब तक 93 से ज्यादा टूर्नामेंट जीते हैं और 197 से ज्यादा इन्विटेशंस उनको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग प्रतियोगिताओं से मिल चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों राजस्थान के नेवी ऑफिसर हैं राम रतन, उन्हें जाना जाता है चुनौतीपूर्ण मैराथन को पूरा करने के लिए और हाल ही में उन्होंने ये कारनामा किया, कहां पर, आपके अमेरिका में। तो अमेरिका में आयोजित एक बैड वाटर जो मैराथन थी उसको इन्होंने जीता है और वहां जीत करके उन्होंने देश का नाम रोशन किया। हालांकि ये सेकंड स्थान पर रहे हैं लेकिन ये वर्ल्ड की एक टफेस्ट मैराथन है जिसको इन्होंने काफी कम टाइम में पूरा कर किया है। तो 48 घंटे से कम करते हुए 35 घंटे के करीब ये अपने टाइम को यहाँ पर ले जा पाए और उसी मुद्दे पर हम जो है डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए अमेरिका में 7 से 9 जुलाई के बीच हुई बैड वाटर 135 अल्ट्रा मैराथन में 24 देशों के 100 धावकों ने भाग लिया और उसमें से एक हमारे राम रतन भी थे जो राजस्थान के नागौर जिले की मेड़ता सिटी की जेजासनी गांव से। आपको पूरा याद करना है, नागौर जिले की मेड़ता सिटी के जेजासनी गांव के नेवी ऑफिसर हैं ये और 32 वर्षीय हैं। राम रतन जाट ने विश्व की सबसे कठिन मैराथन यहां पर पूरी की है। 7 साल तक प्रैक्टिस की तब जाकर के 48 घंटे से ये लगभग 34-35 घंटे तक आए और 217 किलोमीटर की दूरी को सबसे कम समय में पूरा करने वाले दूसरे सेकंड रैंकर बने हैं यहाँ पर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। राम रतन ने अगस्त 24 में मनाली से लेह की जो 480 किलोमीटर की अल्ट्रा हेल रेस है, इस रेस को 105 घंटे में पूरा किया और एक नया रिकॉर्ड यहां पर बनाया था। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर बन जाती है। इस तरह के प्रश्न अक्सर जो है आपके पूछ लिए जाते हैं तो आपको इनके लिए तैयार भी रहना होगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसको तो देखते हुए आप सबको याद भी आ गया होगा कि क्या घटनाक्रम हुआ है। तो हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं राजस्थान से जुड़े हुए हैं जगदीप धनखड़ जी,
वे पहले ऐसे उपराष्ट्रपति बन गए हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से 2 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया है। और ऐसा उन्होंने क्यों किया? उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य कारणों के चलते वे अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकते और इसीलिए वे इस्तीफा दे रहे हैं। आइए इस पूरे मैटर पर जानते हैं और ये समझते हैं कि आगे अब क्या प्रक्रिया होगी और किस प्रकार के प्रावधान हमारे संविधान में है। तो जगदीप धनखड़ जी ने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पद से इस्तीफा दिया है। 74 वर्ष के हो चुके हैं। अगस्त 2022 में पद संभाला था और 2027 तक इनका कार्यकाल था, लेकिन अब ये पहले ही इन्होंने यहाँ पर क्या दिया है? इस्तीफा दे दिया है। उपराष्ट्रपति का पद अगर हम बात करें तो एक संवैधानिक पद है और सर्वोच्च होता है राष्ट्रपति के बाद में। अब चूंकि ये खाली हो गया है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो नए उपराष्ट्रपति के चुनाव को करें और तुरंत करें। तो राजस्थान से भैरव सिंह शेखावत जी के बाद में ये दूसरे हमारे जो हैं उपराष्ट्रपति बने हैं जो राजस्थान से संबंध रखते हैं। संविधान के मुताबिक उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 63 से 71 के अंतर्गत डील होता है और इसके लिए जो नियम बनाए गए हैं वो है उपराष्ट्रपति चुनाव नियमावली 1974। संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 क्या है? अनुच्छेद 68 के खंड 2 तो देखो 68 में तो इन्होंने जो है क्या किया? त्यागपत्र दे दिया। और 68(2) में जो है उपराष्ट्रपति के निधन, त्यागपत्र या पद से हटाए जाने पर किसी भी कारण से अगर खाली हो जाता है तो जल्दी ही चुनाव करवाने का प्रावधान इसमें रखा गया है। और क्या है कि सामान्य परिस्थितियां जब होगी, ये तो चलो अभी उन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो वैकेंसी हुई है इसलिए हो गया। सामान्य परिस्थितियों में जब कभी अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो वर्तमान जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके कार्यकाल की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर करवाना होता है। हालांकि हमारे यहाँ पर ये परंपरा रही है, ये प्रचलन रहा है कि जब हमारे उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला होता है उससे पहले ही चुनाव करवा करके और यहां पर जो है व्यवस्था कर दी जाती है। अब अगर हम बात करें इस पर और डिटेल में, तो उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो यह काम राज्यसभा के उपसभापति या किसी राज्यसभा सदस्य की ओर से किया जाता है। मतलब जिस पद को वो पदेन सभापति के रूप में राज्यसभा के सभापति का जो काम कर रहे होते हैं वो काम जो है अब यहां पर कौन करेगा? या तो उपसभापति करेंगे या कोई और व्यक्ति जिसको राष्ट्रपति अधिकृत कर दे। क्योंकि देखो राज्यसभा का तो सदन चल रहा है, वर्तमान में मानसून सत्र चल रहा है, तो वो तो रुकेगा नहीं, और वो नहीं रुकेगा तो फिर यहाँ पर या तो उपसभापति काम करेंगे या राष्ट्रपति अगर किसी और को अधिकृत कर दे वो व्यक्ति यहाँ पर ये काम करेगा। चुनाव के लिए संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर के बनने वाला निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने का काम कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों से मिलकर के बना हुआ निर्वाचक मंडल। जबकि जब हम राष्ट्रपति को पढ़ते हैं तो वहां पर कौन करता है? वहां पर जो हमारे लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और उसके साथ हमारी सभी विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य यहाँ पर मिलकर के वोटिंग करते हैं। ये हमको ध्यान रखना है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का तरीका अपनाया जाता है और चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है। ठीक है, तो मतलब अगर पहली वरीयता, दूसरी वरीयता, इस तरह के वोट्स इसमें होते हैं, उस पर मैं डिटेल में भी नहीं जा रहा हूं। ये वोटिंग गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट के जरिए होती है, अर्थात ये पता नहीं होता कि आप किसको किस वरीयता में अपना वोट दे रहे हैं। अगर हम जगदीप धनखड़ जी के बारे में बात कर लें, क्योंकि इन पर भी प्रश्न आपको बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं एक प्रश्न यहाँ भी बनेगा। तो झुंझुनू जिले के किठाना गांव में इनका जन्म हुआ। तो मूलभूत रूप से 1951 में पैदा हुए झुंझुनू जिले के किठाना गांव में। जयपुर के महाराजा कॉलेज से बीएससी की, बाद में राजस्थान यूनिवर्सिटी से इन्होंने एलएलबी की। एलएलबी के बाद बार काउंसिल के सदस्य बने 1979 में। मार्च 1990 में अधिवक्ता बने हाई कोर्ट में और 1990 से ही सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत करते रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद में फिर इन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। राजनीतिक करियर शुरू करते हुए 1989 में जनता दल से टिकट पर जो है यहाँ पर इन्होंने लड़े और जीते। 1990-91 के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे संसदीय कार्य मंत्रालय में। जनता दल विभाजन के बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए। अजमेर से कांग्रेस टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गए। 2003 में बीजेपी में शामिल हो गए और 1993 से लेकर 98 के बीच किशनगढ़ विधानसभा सीट से विधायक रहे। लोकसभा और विधानसभा के अपने कार्यकाल में वे कई प्रमुख संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में भी इन्होंने काम किया है। यहां तक कि राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने पद सुशोभित किया है।
तो बहुत लंबा इनका करियर है और उससे जुड़े प्रश्न भी आपको बड़ी मात्रा में पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली खबर की। तो दोस्तों आपके एक नया नेवा नामक एप्लीकेशन आया है, ठीक है। तो वन नेशन वन एप्लीकेशन के माध्यम से हम जो है पूरे हमारे जितने भी विधानसभाएं हैं उनमें ई विधान अर्थात पेपरलेस डिजिटल विधानसभा का जो काम है उसे शुरू करने के लिए इस नेवा एप्लीकेशन का प्रयोग कर रहे हैं। तो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन अर्थात नेवा एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है ताकि डिजिटल लेजिस्लेचर को बढ़ावा दे सके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर आधारित है और जिसमें हर प्रकार के काम को पूर्ण पारदर्शी प्रक्रिया के साथ डिजिटली किया जा रहा है। तो इसी क्रम में हाल ही में दिल्ली विधानसभा जो है वहां पर एक नेशनल ई विधान एप्लीकेशन ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों नागालैंड पहला ऐसा राज्य था जिसकी विधानसभा ने इस नेवा ट्रेनिंग जो एप्लीकेशन है उसको अपनाया है, लेकिन इसका ट्रेनिंग सेंटर कहां पर बनाया गया है? दिल्ली में। और दिल्ली में अब इसमें सभी विधायकों को कैसे इसका उपयोग किया जाना है इसकी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए विधायी प्रक्रियाएं होंगी, जैसे बिल पेश करना, सवाल जवाब करना, चर्चा करना, दस्तावेज साझा करना, इलेक्ट्रॉनिक रूप से सब होगा। तो अब कोई कागज लेकर के बार बार ये काम नहीं होंगे और कागज फाड़ने की जरूरत भी वहां पर नहीं पड़ेगी, ठीक है। बिलों को फाड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सारा का सारा काम कहां से होगा? जो टैबलेट्स इनको दिए गए होंगे या इनके मोबाइल जो हो सकते हैं उनसे ये यहां पर सीधा सीधा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मैंग्रोव्स एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और नदी पारिस्थितिकी तंत्र के संक्रमण वाले क्षेत्र में होते हैं। तो आपने भी सुना होगा सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र की, तो वहां पर भी हमारे मैंग्रोव पाए जाते हैं। इसी तरह गुजरात क्षेत्र में हमारे तटीय जितना भी क्षेत्र है वहां पर बड़ी मात्रा में मैंग्रोव देखने को मिलता है। मैंग्रोव दरअसल दलदली क्षेत्र होता है जहां पर एक विशिष्ट प्रकार की जो है आपकी वनस्पति पाई जाती है जो लवणीय भूमि में बढ़ने में सहिष्णु होती है, ठीक है। और इसीलिए चूंकि मैंग्रोव बदलते हुए तापमान या जो क्लाइमेट चेंज है उसके परिदृश्यों से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके अलावा ये बड़ी मात्रा में कार्बन को अवशोषित करने का भी काम करते हैं और बहुत सी जैव विविधता को भी ये जो है अपने यहाँ पर संधारित करते हैं, तो इनका संरक्षण जरूरी हो जाता है। और इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है, जो कि हमारे यहाँ पर वनों की स्थिति पर जानकारी देती है सैटेलाइट बेस्ड गणना के माध्यम से, उसमें कहा गया है कि भारत में कुल मैंग्रोव क्षेत्रफल 4991 पर किलोमीटर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 0.15% है। अब ये सूचना चूंकि विधानसभा में पूछे गए, हमारी संसद में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में दी गई है। तो साल 2019 और 23 के बीच में 16.68 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि यहाँ पर हुई है। सरकार मैंग्रोव के संरक्षण के लिए काम कर रही है और इसीलिए 2023-24 के बजट में मिस्टी नामक एक योजना लाई गई थी। फुल नाम क्या हो गया? मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट एंड टेंजिबल इनकम्स, ठीक है। तो मिस्ट्री नामक योजना 5 जून 2023 को शुरू की गई। इस योजना के तहत भारत के समुद्री किनारे पर मैंग्रोव वनों का विकास और वनीकरण करना है ताकि इनका संरक्षण किया जा सके और भारत जो है प्रकृति संरक्षण में अपना यहाँ पर सीधा सीधा योगदान दे सके। इसके लिए बहुत से और भी प्रावधान है जिन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 का हमारा है, जो बेसिकली पूरे इकोसिस्टम को संभालने का काम करता है, उसके तहत 2019 में तटीय क्षेत्र विनियमन अधिसूचना, एक जो हमारा कोस्टल रीजन का जो रेगुलेशन का एक विनियमन का अधिसूचना हमारी आई थी, उसके तहत मैंग्रोव को इकोलॉजिकली संवेदनशील क्षेत्र अर्थात ESA घोषित किया गया है, जहां पर व्यक्ति केवल कुछ सीमित गतिविधियों को ही कर सकता है जो शिक्षा और अनुसंधान से संबंधित हो। अगर किसी विकास कार्य के दौरान 1000 वर्ग मीटर से अधिक का क्षेत्र प्रभावित हो तो इसके तहत 50 मीटर का बफर जोन बनाने की बात इसमें कही गई है और जितना मैंग्रोव नष्ट होगा उसका 3 गुना रोपण करने की बात भी इसमें कही गई है। मैंग्रोव को रक्षा के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 इनका भी जो है महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इनमें भी वो प्रावधान किए गए ताकि आपके मैंग्रोव का संरक्षण किया जा सके। तो ये कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए थी मैंग्रोव के बारे में, उस पर हमने बात कर ली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुप्रतीक्षित नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन अर्थात निसार मिशन जो है उसको जल्दी ही लॉन्च किया जाने वाला है।
ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा डिटेल में हम बात कर लेते हैं और समझते हैं कि आखिरकार कैसे ये आने वाले समय में भारत और इसरो जो नासा है उन दोनों के लिए काफी कुछ मददगार साबित होगा, विशेषकर मैपिंग के साथ में एक हाई रेजोल्यूशन डेटा सेट प्रदान करा करके, ताकि कई एप्लीकेशंस में इसका प्रयोग किया जा सके। तो अगर हम इसमें बात करें तो इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है निसार, जिसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन। इस निसार को 30 जुलाई को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। 1.5 बिलियन डॉलर का मिशन है और पृथ्वी की सतह की निगरानी में मदद करेगा। निसार उपग्रह हर 12 दिन में पृथ्वी की भूमि और बर्फीली सतह को स्कैन करेगा और प्राकृतिक आपदाएं जो आने वाली है, जो बदलाव होंगे, उनको देखेगा। तो हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी का स्कैनिंग करने का काम इस निसार उपग्रह के द्वारा किया जाएगा। उपग्रह निसार जो है क्या करेगा, उच्च रिजोल्यूशन वाली सभी मौसमों और दिन रात के आंकड़ों को प्रदान करेगा। इससे थोड़ा बहुत भी अगर चेंज कुछ हो रहा है, मतलब 12 दिनों के भीतर जो कुछ चेंज किसी इमेज में हमको देखने को मिलेगा, उसके आधार पर ये पता लग सकेगा कि कैसे जमीन का विनाश हो रहा है, बर्फ की चादर में क्या बदलाव हो रहा है, क्या ग्लोबल वार्मिंग के कुछ ऐसे प्रभाव हमको देखने को मिल रहे हैं, क्या हमारे जो अलग अलग जोन में होने वाली फसलें हैं वो कहीं पर मूवमेंट करती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या उनका क्षेत्र बदल रहा है। इस तरह सभी तरह की चीजों पर ये जानकारी हमको देगा। इसमें नासा की तरफ से एल बैंड और इसरो की तरफ से एस बैंड रडार तैयार किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। एल बैंड रडार नासा ने और इसरो ने एस बैंड रडार यहां पर शुरू किया है, बनाया है। मतलब इसके लिए GSLV F-16 से इसको लॉन्च किया जाएगा और लगभग 743 किलोमीटर ऊंचाई पर सूर्य समकालिक कक्षा में रखा जाएगा, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में रखा जाएगा। इसका मतलब समझने की हम कोशिश करते हैं कि सन सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है। तो दोस्तों आपने जो हमारे जैसे मान लीजिए हम जो पोलर ऑर्बिट्स हमारे होते हैं, पोलर ऑर्बिट का मतलब होता है थोड़ा सा माइक का प्रॉब्लम आ गया था, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे थे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के बारे में। तो जो पोलर ऑर्बिट का मतलब है ऐसा कोई भी उपग्रह, वो कक्षा जो कक्षा हमारे पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल से होकर के गुजरती हो। मतलब अगर वो उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए बार बार नॉर्थ और साउथ पोल से गुजरता है तो उसको हम बोलते हैं पोलर ऑर्बिट, ठीक है। और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट का मतलब है कि वो उपग्रह ऐसी स्थिति में है कि अगर मान लीजिए यहां सूर्य है और यहां पर हमारी पृथ्वी है, तो वो जब घूमेगा तो घूमते समय लगातार उसको सूर्य दिखाई देगा। मतलब कोई व्यक्ति अगर सूर्य पे खड़ा है तो उसको वो उपग्रह बिल्कुल भी छुपेगा नहीं। अगर मान लो इस तरह से घूमेगा तो एक बार तो सामने होगा और एक बार पीछे जाएगा, लेकिन अगर इस तरह से घूम रहा है और सूर्य यहां पर है तो आप देख सकते हो कि सूर्य आराम से इस घूमते हुए उपग्रह को देख सकता है। इसको बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। मतलब सूर्य पे अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाए तो वो आसानी से इसको लगातार देखेगा, 24 घंटे उसको ये दिखाई देगा। जबकि जा रहा तो पोलर से ही है, ऊपर नॉर्थ और साउथ पोल से ही होकर के गुजर रहा है, लेकिन इसको हम बोलते हैं सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। क्लियर है? एक प्रकार का पोलर ऑर्बिट ही होता है, उसको हम सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यहां पर कहते हैं। इसके अनुप्रयोगों में जहाजों का पता लगाना। तो भाई जहाजों का पता, भाई स्कैन कर रहा है तो 12 दिनों के भीतर अगर मान लो कहीं पर भी किसी पिक्चर में कोई जहाज कहीं दिख रहा है और थोड़े समय बाद कहीं और दिख रहा है तो वहां से पता लगा सकते हैं। तटरेखा की निगरानी कर सकते हैं, तूफान का पता लग सकता है, मिट्टी की नमी में परिवर्तन, सतही जल संसाधन मानचित्रण, मतलब सेंसिंग से रिलेटेड जितने भी काम हो सकते हैं, आपदा प्रबंधन के जितने भी काम हो सकते हैं, रिमोट सेंसिंग के जितने भी काम हो सकते हैं, वो सारे आपका ये निसार उपग्रह यहां पर करने वाला है। तो निसार उपग्रह अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपग्रह है जो कि काफी कुछ योगदान देगा मैपिंग के सेक्टर में, हाई रिजोल्यूशन इमेजरी के सेक्टर में, और ये आने वाले समय में मानव जाति के कल्याण के लिए काम करेगा, ऐसा माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फिडे
जो कि अंतरराष्ट्रीय संस्था है चेस की प्रतियोगिताओं से जुड़ी हुई, उसके द्वारा घोषणा की गई है कि अब इस साल 2025 का जो चेस का विश्व चैंपियनशिप है वो भारत में आयोजित किया जाएगा। तो चलिए इस पर भी हम बात कर लेते हैं, समझते हैं। तो 30 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर तक भारत शतरंज के विश्व कप की मेजबानी करने वाला है। 206 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे और प्रतिस्पर्धा करेंगे इस टूर्नामेंट के लिए। भारत ने पिछली बार 2002 में हैदराबाद में इस टूर्नामेंट की मेजबानी की थी, ठीक है, और तब विश्वनाथन आनंद ने इसका खिताब जीता था। मौजूदा विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश, विश्व कप 2023 के उपविजेता आर प्रज्ञानंद और वर्तमान में विश्व के 5वें नंबर के खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी उन स्टार खिलाड़ियों में शामिल है जो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। तो हमारे यहाँ से 3 खिलाड़ी, डी गुकेश जो विश्व चैंपियन है, आर प्रज्ञानंद जो विश्व कप 2023 के उपविजेता हैं, और विश्व के 5वें नंबर के खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी, तीनों हमारी तरफ से यहाँ पर भाग लेने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो 2002 में जब हैदराबाद में हुआ तो विश्वनाथन आनंद हमारे यहाँ जीते। तो इसी तरह से अब की बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगला विश्व चैंपियन हमको फिर से मिल सकता है इस बार, क्योंकि घरेलू मैदान की बात ही कुछ और होती है। अगली खबर है एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत। तो थाईलैंड में दूसरी एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ और इसमें भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। भारत ने किसको हराया? जापान को कड़े संघर्ष में 3-2 से। क्लियर? जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 2026 में होने वाले जो अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसके लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। और मजे की बात यह कि राजस्थान के रजत धनखड़ इस टीम में शामिल थे। क्लियर है? तो ये हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिन पर मैंने आपसे बात कर ली है। पसंद तो आपको आ रहे होंगे, तो आप लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट जरूर करके बताओ मुझे कि कैसे लग रहे हैं। कुछ और चीजें चाहिए वो भी कमेंट करो, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप चीजों को कैसे एनालाइज कर रहे हैं, कैसे समझ पा रहे हैं, क्या कुछ और चाहिए, कुछ और डालना चाहिए, कुछ और इंक्लूड करना चाहिए। दो तरफा संवाद जरूरी है, तुझे मुझे ही सुनते रहे आप वो ज्यादा जरूरी नहीं है। तो आरएस का फाउंडेशन का हमारा प्रोग्राम आरएस जंक्शन पे चल रहा है। जो बच्चे लॉन्ग टर्म पर अपनी आरएस के सपने को पूरा करना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म पर है। बेहतरीन टीचर्स के साथ बेहतरीन कंटेंट आपको रेगुलरली मिल रहा है, तो वहां भी आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप हमारी आरएस जंक्शन ऐप पर जाएं। इसके अलावा पीवाईक्यू का कोर्स मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए जो तैयारी कर रहा है और एक कदम आगे बढ़े रहना चाहता है। आप किताबें लाओगे 10, उनमें इतनी चीजें नहीं मिलेगी जितने पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो आप जरूर देखिए, और जल्दी मैं कोशिश करूंगा कि जो अभी इस साल के पेपर हुए उन सबको भी वहां अपडेट करवा दूं, ताकि आप विद सॉल्यूशन उनको देख सके और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।